इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और मेडल की उम्मीद, एक और कुश्ती का ही मुकाबला शुरू हो चुका है। समीप, बिल्कुल, दीपक पूनिया अपना रेपेशाज क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सिर्फ अभी सिंपल में समझा देता हूं सरल शब्दों में। अभी ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला चल रहा है, दीपक पूनिया का मुकाबला चल रहा है सैन मेरिनो के पहलवान से। अमीन माइल्स नजर से उनका मुकाबला चल रहा है, जो कि एमबीए ग्रेजुएट भी है, एमबीए भी कर चुके हैं, अमेरिकन है और सिटीजन सैन मेरिनो के हैं। लेकिन दीपक पूनिया के लिए इतनी आसान फाइट नहीं होगी। दीपक पूनिया, जो कि आपको मालूम होगा कि 86 किलोग्राम वर्ग में वो एक ताबड़तोड़ वर्ल्ड चैंपियन रेसलर से सेमीफाइनल मुकाबला हारे थे। इसके बाद उनको एक नियम होता है, रेपेशाज बोलते हैं, वो मैं आपको ब्रेक के बाद समझाऊंगा। और रेपेशाज के तहत अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आज का ये तीसरा मेडल हमारी झोली में आ जाए। एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज का यहां पर इंतजार है। क्वार्टर फाइनल में दीपक पूनिया ने चीन के जुशेन लिन को हराया था, 6-3 से उन्होंने हराया था। बिल्कुल, और ऐसा लगता है 2 अंक मिल चुके हैं दीपक पूनिया को। जी शुरुआत हो चुकी है। लग रहा है कि यहां पर एक और मेडल जो है हिंदुस्तान की झोली में गिरने वाला है, क्योंकि दीपक पूनिया जिस रेसलर से हारे थे सौरभ, उनका नाम था डेविड टेलर 3, और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक हैं। वो सेमीफाइनल में उनसे हारे हैं। और अगर बात करें, वो एक तरफा नहीं हारे, अच्छा फाइट करके आ रहे हैं। उससे 22 साल के रेसलर हैं ये दीपक पूनिया, 22 के। और अब से करीब 5 मिनट पहले जो हमें सिल्वर मेडल देके गए हैं दहिया साहब, वो जो है रवि दहिया, वो है 23 साल का। तो युवा रेसलर्स यहां पर आ रहे हैं और एक बार कहीं ना कहीं जो है ये फेवरेट है कि ब्रॉन्ज मेडल लेंगे यहां पर। और ये जाने से पहले भी ये कहकर गए थे कि मैं ओलंपिक्स जा रहा हूं मेडल लेने के लिए, और ये वाकई में लग रहा है कि मेडल लेकर ही आएंगे। पूरा जो इनका जो कमिटमेंट है ना मेडल लेने की, वो पूरी यहां पर नजर आ रही है। 2 पॉइंट से बढ़त है यहां पर, 3-3 मिनट के 2 बाउट्स यहां पर खेले जाएंगे, 2 राउंड में यहां पर देखना होगा 2 की जो बढ़त है यहां। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैन मेरिनो के रेसलर के मुकाबले काफी अच्छे हैं, कहीं ये टेक्निकल नॉकआउट ही ना कर दे सैन मेरिनो के रेसलर को। तो ये बता दीजिए टेक्निकल नॉकआउट क्या होता है? टेक्निकल नॉकआउट तब होता है जब आप 10 पॉइंट का फासला बना ले। अच्छा, 10 पॉइंट का फासला अगर आप और हमारे बीच में हो जाता है तो टेक्निकल नॉकआउट हो जाता है, बाउट ओवर हो जाती है। जिसके पास ये बढ़त होती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। चलिए, अभी भी 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं दीपक पूनिया। और अभी जो रवि दहिया का मुकाबला पीछे हुआ था, उसमें और इसका जो सबसे बड़ा अंतर है वो है वेट कैटेगरी का। बिल्कुल, 86 किलोग्राम का है और रवि दहिया है 57। तो ये एक हैवी वेट रेसलिंग का कंपटीशन है, और हैवी वेट में हमारे ज्यादा पहलवान हमें दिखे नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, परंपरागत जो एक रेसलिंग चलती हुई आई है, वो हमेशा से मिडिल और लाइट वेट के रेसलर्स रहे। 47-48 से लेकर 65-67 किलो तक के रेसलर्स रहे। और ज्यादातर हैवी वेट रेसलर्स हमने देखे कि रशिया, ईरान, या फिर जो ब्रेकअवे रशिया है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यहां से ज्यादा हैवीवेट रेसलर अमेरिका से भी आते हैं, रशिया से आते हैं। सबसे मशहूर और सबसे बड़े लेजेंड जो है अलेक्जेंडर कार्लिन, वो आते हैं रशिया के। वो एक ऐसे हैवीवेट रेसलर्स थे जिनको हरा पाना उनके दौर में बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि ओलंपिक में आए थे, उनको एक अमेरिकन रेसलर ने हराया था। उनके तीसरे ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल साथ में लिए थे एक साथ। तो ये है यहां पर फिलहाल टेक्निकल नॉकआउट की जो बात मैं कर रहा था, वो थोड़ा सा यहां पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब सैन मेरिनो के जो पहलवान है दीपक पूनिया के खिलाफ थोड़ा सा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर थोड़ा बराबरी जो है होती हुई नजर आ रही है। 2-1 बराबरी की टक्कर यहां पर सौरभ मुझे लग रहा है कि हो रही है। 3 मिनट हो चुके हैं समीप, यानी आधा मुकाबला हो चुका है। आधा मुकाबला हो गया और यहां पर 3 मिनट में यहां अब फैसला होगा कि कौन यहां पर इस ब्रॉन्ज मेडल को जीतता है। यहां पे ये अमीन जीतते हैं या फिर दीपक पूनिया, और ये तीसरा मेडल होगा हिंदुस्तान अगर जीत गया। और इस बाउट में ऐसा लग रहा है कि दीपक पूनिया काफी आराम से खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो दूसरा राउंड होगा यहां पर, और दोनों की हाइट बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ भी बहुत जबरदस्त दिख रही है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है दीपक पूनिया इस बाउट को शायद जीत सकते हैं। अटैक मोड में जाएंगे, भले सिर्फ 22 साल के हो, लेकिन अनुभव काफी है उनके पास और अचीवमेंट्स बहुत है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे थे, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पर रह चुके हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर रह चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पर रह चुके हैं। बिल्कुल, पूरा स्टैट आपने निकाला है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन इनका जो आंकड़ा है वो है 2019 नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेना। तो वहां आप जब जाते हैं मेंस कैटेगरी में, है ना, तब पता चलता है कैडेट लेवल पे क्या होता है। अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23 इनमें पता नहीं चलता कि आप वाकई में उस जगह के लिए बने हो या नहीं बने हो जहां पर असली पहलवान लड़ते हैं। तो यहां पर जब इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल लिया, वहां से इनकी दावेदारी पेश हुई और वहां से ये असली
जगह पर इनका नाम लिया जाने लगा, यानी कि मेंस सर्किट में इनका नाम लिया जाने लगा। दीपक पूनिया में दमखम है और दीपक पूनिया जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बड़े जगहों पर जाकर मेडल ले सकते हैं। तो ये इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल का जो मुकाबला चल रहा है इनका सैन मेरिनो के पहलवान के साथ, 87 किलोग्राम का 86 किलोग्राम का ये कैटेगरी है। तो इसमें अगर ये जीतते हैं तो ये पहली बार होगा हिंदुस्तान इस वेट कैटेगरी में मेडल लेगा। अब तक 3-4 मेडल आ चुके हैं। 1952 में केडी जाधव ने लिया था, उसके बाद हमें मालूम है कि सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज लिया 2008 में, उसके बाद योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार ने दोनों ने मेडल लिया 2012 में, 2016 में साक्षी मलिक ने लिया। तो पहलवानी में हम लगातार अच्छा करते हुए आए। जैसा कि शूटिंग में बीच में हमने देखा 2000 से शूटिंग में भी हमारी जो परफॉर्मेंसेज है, प्रदर्शन है, बहुत अच्छा हुआ है। तो उसी तरीके से रेसलिंग में हमेशा हमारा अच्छा ट्रेडिशन रहा है। एशियन लेवल में हमेशा जीतते रहे, हमेशा जब हम ओलंपिक जाते हैं तो फेवरेट रहते हैं, जीत नहीं पाए हैं। लेकिन हाल में आप देख रहे हैं जिस तरीके से अखाड़े से मैट में आए, वो एक झटका लगा तो हम पिछड़ गए। जैसे चट से आप ग्रास से आप आए एस्ट्रोटफ में, तो उसी तरीके से रेसलिंग में भी हुआ था। पूरा रेसलिंग ही बदल गई, फास्ट हो गई। तो ये अब जो है इन्होंने अपने आप को ढाल लिया पिछले 15-20 सालों में मैट में, हर जगह मैट आ गए। तो अब हमारे हिंदुस्तानी रेसलर एक बार फिर जो है दबदबा अपना कायम करने लगे हैं। तो ये देखिए 1 मिनट 10 सेकंड का मैच केवल ये बाकी है और एक अंक की लीड जो है वो लगातार बना के रखी हुई है दीपक पूनिया ने। 1 मिनट उनको और संभल कर ये मुकाबला इसमें रहना है और भारत का एक और मेडल पक्का हो जाएगा। तो दीपक पूनिया से लगातार मेडल की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। भारत लीड कर रहा है, दीपक पूनिया के पास 2 अंक हैं, 2 पॉइंट्स हैं और उनके प्रतिद्वंदी के पास 1 पॉइंट है। 45 सेकंड का मैच है केवल 45 सेकंड और ठहर कर टिक कर खेल दिखाना पड़ेगा दीपक पूनिया। बिल्कुल, क्योंकि हेवी वेट्स में दाव बहुत कम लगते हैं, क्योंकि बहुत भारी भरकम रेसलर्स होते हैं, दमखम दोनों में बहुत होता है। तो एक बार जो दाव लगा दे तो वो दाव दोबारा जो होता है कि लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सैन मेरिनो के जो रेसलर्स हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है यहां पर वापसी के लिए। तो देखना होगा किस तरीके से यहां काउंटर करते हैं दीपक पूनिया यहां पर सैन मेरिनो के रेसलर को। तो ये एक बहुत वो है कि नजदीकी मुकाबला है, यहां पर कोई शक नहीं है। तो 1 पॉइंट अगर लेने में कामयाब हो गए यहां तो एक बहुत बड़ी यहां फाइट यहां मानी जाएगी। शायद यहां 2-2 की बराबरी यहां की है और 2 पॉइंट ले लिए हैं। जी हां, 3-2 से आगे हो गए आप। अमीन जो है अब आगे निकल गए सैन मेरिनो के रेसलर दीपक पूनिया से। और इसी की तरह ये ब्रॉन्ज जो है हमारे हाथ से निकल गया। आखिरी चंद सेकंडों में ये ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ से निकला है। यहां पर दीपक पूनिया को 3-2 से हराने में कामयाब हुए हैं यहां पर अमीन माइल्स नजर, सैन मेरिनो के बॉक्स रेसलर। तो ये है यहां पर एक जो झोली में गिर रहा था, मुझे लग रहा था तीसरा मेडल आ रहा है सौरभ, वो हाथ से निकल और लगातार लग रहा था जिस तरह से बढ़त बनाई हुई थी दीपक ने। लेकिन आखिरी के आप समझिए 15 सेकंड के अंदर जो है उसमें ये हाथ से निकल गई बाउट। लेकिन जो कोच हैं दीपक के, भारतीय कोच जो है, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया है और मुझे लगता है वहां पर शायद दोबारा एक बार जो जजेस होंगे, जूरी होगी, बिल्कुल वो लोग रीचेक कर रहे हैं। बिल्कुल रेफरल लिया उन्होंने, देखते हैं क्या कहते हैं। लेकिन जैसा कि चाहे वो हॉकी हो या फिर रेसलिंग, 1 पॉइंट या 1 गोल की बढ़त कभी भी आपके लिए सेफ नहीं होता है। तो आप बड़ा नजदीकी यहां पर मुकाबला होता है। तो यहां पर देखना होगा कि क्या यहां पर फैसला होता है, क्योंकि आखिरी पॉइंट के लिए यहां पर हिंदुस्तान के कोच ने रेफरल मांगा है, शायद फाउल की यहां पर डिमांड की है, शायद गलत पॉइंट यहां पर दिया गया है, उनका कहना है। तो यहां पर देखना होगा, रेफरीज अपना फैसला सुनाने के अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि क्या यहां फैसला होता है। तो ये एक थोड़ा सा विवादास्पद है इस रेसलिंग बाउट को लेकर और इसी के साथ रेफरी का फैसला आ गया है और ब्रॉन्ज जो है हमारे हाथ में आते आते रह गया। दीपक पूनिया सिर्फ 22 साल के 86 किलोग्राम के रेसलर अपना ब्रॉन्ज मेडल फाइट जो है गंवा चुके हैं सैन मेरिनो के अमीन माइल्स के खिलाफ। 4-2 से मुकाबला वो हार गए। जो चैलेंज किया गया था, जो पॉइंट, उसमें दरअसल 1 पॉइंट और दे दिया गया है सैन मेरिनो के पहलवान को। बिल्कुल, तो 4-2 से के अंतर से पूरी तरीके से गलत रेफरल लिया यहां पर कोच ने, इसका मतलब, क्योंकि एक और पॉइंट जहां पे 3-2 था वहां पे 4-2 से हार गए रेफरल के बाद। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निराशा है। लेकिन दीपक पूनिया ब्रॉन्ज मेडल फाइट करते हैं अपने पहले ओलंपिक में, 22 साल के सिर्फ ये पहलवान। तो ये कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने वाली बात है। इतने पहलवान इतना अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। अभी विनेश फोगाट का भी यहां पर ब्रॉन्ज मेडल का फाइट यहां पर बाकी है। देखते हैं रेपेचाज में अपना राउंड जीतेंगी, उसके बाद सेमीफाइनलिस्ट से करेंगे। तो 2 फाइट उनको करनी है, उसके बाद अभी बजरंग पूनिया भी बाकी है। तो एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर जरूर था, लेकिन निराशा की ब्रॉन्ज आते आते हमारे हाथ से निकल गया। वही है, एक्सपीरियंस की कमी शायद आड़े आई है। आप लीड कर रहे थे 2-1 से और आखिरी के 30 सेकंड बचे थे, आप काउंटडाउन शुरू कर चुके थे सौरभ जब हम बात कर रहे थे। और उसी समय इन्होंने दाव लगाया अमीन माइल्स ने और वहां पर एक्सपीरियंस, यही देखिए वहां पर उनको काउंटर उनके पैर की तरफ गए। आप तो बेहतर समझते हैं, वही करना था।
उसी में उन्होंने ये 3 और पॉइंट यही निकाले। चीज आप देखिए इससे पहले वाले बाउट में रवि दहिया ने जो कोशिश की थी कि मैं यहां पर बराबर करूं, पलटवार करूं, सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क था उनका और जाऊर के बीच, जिसमें सिल्वर मेडल रवि दहिया ने जीता आपसे कुछ देर पहले। लेकिन जाऊर जो रशियन जो रेसलर थे, जो पहलवान थे, उन्होंने पांव नहीं पकड़ने दिया, हर हाल में अपने पांव को बचा के रखा। जैसे हम स्कूल में भी खेलते थे, अगर हम मजाक में भी खेलते थे तो हम अपने पांव बचाते थे, क्योंकि पांव को पकड़ के आप टंगड़ी लगा देते थे या पांव पकड़ के खींच लेते तो हम गिर जाते थे, तो पांव को बचाना था। और यहां पर ये एक्सपीरियंस और जो फुर्तीले जो रेसलर थे 86 किलो के होते हुए भी, अमीन ने बताया कि मैं फुर्तीला भी हूं, एक्सपीरियंस भी हूं और आपसे तेज हूं। तो ये एक सबक है बहुत बड़ा यहां पर दीपक पूनिया के लिए। लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है उनके सामने, अभी उनका करियर अब यहां से तो अब ऊपर ही जाएगा। लेकिन एक मेडल जो आज आ सकता था, और आज का तीसरा मेडल होता अगर बजरंग पूनिया ये मुकाबला जीत जाते तो, और बड़े नैरो मार्जिन से खैर ये कहना होगा कि ये मैच उनके हाथ से निकला है। बिल्कुल, और सिर्फ 2 दिन बचे हुए यहां पर ओलंपिक्स में। अब यहां पर देखना होगा कि इन 2 दिनों में क्या 4 मेडल और हिंदुस्तान की झोली में गिर सकते हैं, यानी कि करीब 9 मेडल लेकर क्या हिंदुस्तान अब टोक्यो से लौट सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि दहिया को बधाई दी है, उन्होंने ट्वीट किया है सबसे थोड़ी देर पहले, वो आपको हम दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है, कांग्रेचुलेशंस का बधाई उन्होंने दी है। Ravi Kumar Dahiya is a remarkable wrestler. His fighting spirit and tenacity are outstanding. Congratulations to him for winning the silver medal at Tokyo 2020. India takes great pride in his accomplishments. और जाहिर तौर पर बिल्कुल सिल्वर मेडल लेकर के आना अपने पहले ओलंपिक में रवि दहिया ने वाकई कमाल किया है, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और रवि दहिया ने जो कमाल किया है उसके बारे में हम एक बार फिर रुख करते हैं रवि दहिया की तरफ। और सौरभ बिल्कुल सही बात है, आज मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को बड़ा बिजी रखा है ओलंपिक में हमारे एथलीट्स ने, सुबह से लगातार उन्होंने बधाई दी है, बात की है। बहुत हौसला अफजाई करने वाली बात है, क्योंकि इतने सालों से मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैंने कभी भी इस तरीके से फोन करते हुए देखा है या फिर बधाई देते हुए देखा है, लेकिन इस तरीके से जुड़े रहना अपने खिलाड़ियों के साथ, उनके साथ वीडियो चैट करना या फोन पे बात करना जीतते ही, ये मैंने कभी नहीं देखा है। तो ये वाकई में खिलाड़ियों के लिए बड़ा हौसला बढ़ाने वाला मामला है, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा बोलते हैं हमें ध्यान नहीं देते, हमारी तरफ जो होता है पैसे की बात हो या फिर हमें प्रायोरिटी देने की बात हो, वहां पे हम हमेशा नीचे रहते हैं। लेकिन इस ओलंपिक्स में आपने देखा कि किस तरीके से उनको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। खास तौर पर अब आज जो हॉकी कैप्टन के साथ और कोचेस के साथ जो बात की प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो पिछला मुकाबला हारे थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने फोन किया था, और उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा आप इंस्पायर होते हैं कि देश का सबसे बड़ा नेता जो है वो आपसे अब भी उम्मीद लगा रहा है, पूरा देश आपसे उम्मीद लगा रहा है। और ये भी कि आप अभी तक भी जो कुछ कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, वो बहुत है, यानी उससे भी संतुष्ट नहीं भी तो लेकिन खुशी होती है देश को। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आपसे आपने सही कहा कि उम्मीदें बनी हुई हैं, आप हार गए लेकिन हमने ऐसा नहीं समझा कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। अब आप हार गए तो आपको हमने ध्यान देना, आपकी तरफ आपसे उम्मीद करना छोड़ दिया है। हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब खिलाड़ियों को पता पड़ता है उनके हौसले बहुत बढ़ते हैं। वाकई में कहीं ना कहीं एक इतने बड़े शख्सियत जब आपको फोन करते हैं वो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि नहीं अभी मैच बचा हुआ है, हमें जाना है, और कहीं ना कहीं आपको दोबारा रीफोकस कर देते हैं। कहीं जहां आपका फोकस बिगड़ जाता है कि सेमीफाइनल हार गए, अब हम गोल्ड और सिल्वर हमारे हाथ से निकल गया, तो आप दोबारा अपने आप को फोकस कर पाते हैं, अपनी सोच को एक जगह पर ला पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, और अपने टारगेट पर और अपने निशाने पर दोबारा कूच कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि एक दिन के अंदर आपको सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि सिंधु ने भी कहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे दुख भी हो रहा था, लेकिन अगले दिन मुझे ब्रॉन्ज के लिए जाना था, तो मैं अपने आप को खुश करके फिर से फोकस करके ब्रॉन्ज के लिए तैयार करूं, तो बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। तो इन स्थिति में जब प्रधानमंत्री या खेल मंत्री या फिर कोई बड़े खिलाड़ी उनको फोन करते हैं तो उनको बहुत हौसला मिलता है, और उनको पता चलता है कि यहां पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी आगे चल रहा है। फिलहाल अभय पराशर के पास चलते हैं सोनीपत से, क्योंकि सोनीपत में बड़ा जबरदस्त माहौल था और वो बात भी कर रहे थे, वहां पे तो स्टेडियम भी बन रहा है सौरभ। जब स्टेडियम बन रहा है वहां पर, और रवि दहिया और उनके जैसे और जो खिलाड़ी हैं जो अभी जो वहां सीख रहे होंगे, उनको जो फैसिलिटीज हासिल करने के लिए दिल्ली आना पड़ता था, मुमकिन है कि अब वैसा ही कुछ वहां पर भी उनके लिए मौजूद हो जाए, अगर आज जल्दी ये जो स्टेडियम का ऐलान किया बना दिया जाता है तो। अब बताइए जरा, रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपियन, और अब उनका जो गांव का नाम है नाहरी, मुझे लगता है वो भी अब दुनिया भर में गूंजेगा। देखिए बिल्कुल दुनिया भर में गूंजेगा, और खास तौर पर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ के
वो युवा हैं जो कि रवि दहिया को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। और जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस गांव के अंदर स्टेडियम बनेगा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस गांव में हर एक घर में प्लेयर है, ज्यादातर लोग जो हैं वो ओलंपिक का सपना देखते हैं। आज जिस तरीके से सिल्वर मेडल जीता, हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन जो मेहनत की और उसका जो घोषणा की गई है कि अब इस गांव के अंदर भी एक स्टेडियम बनेगा, आप लोगों को क्या लगता है स्टेडियम बनने से और बच्चों को और आने वाले पीढ़ी को क्या फायदा होगा? हमारे गांव में जी बहुत करेज है कुश्ती का, स्टेडियम कुछ नहीं है, कोई सुविधा। आज घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, जब रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है तब ये घोषणा की गई है। कितना फायदा होगा इससे? नारीगांव में तो तीसरा ओलंपियन है, तीसरे झटके में नारीगांव में मेडल आया है। इन्हों देखो इतने बालक पहलवानी करे हैं, गांव में अखाड़ा आ जाएगा तो और भी बालक पहलवानी करेंगे, घर के भी मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने बालक ने बहुत बड़ा मिलेगा। नारीगांव में मिट्टी में ही पहलवानी है, मिट्टी में, हाँ जी मिट्टी में ही पहलवानी है इस गाँव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 6 साल की उम्र में जो एक देसी अखाड़ा था, उस मिट्टी में उनके पिता ने रवि दहिया को छोड़ दिया था सीखने के लिए। और क्या कहना चाहते हैं, सिल्वर मेडल जीता, पूरी तरह उन्होंने कोशिश की गोल्ड जीतने की, लेकिन सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं है। गोल्ड से कम नहीं है जी, बहुत खुशी है हमने जी, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, वहाँ तक पहुंचा, वहाँ से पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है जी। प्रैक्टिकल कर दिया, अगला 2024 का ओलंपिक गोल्ड उसी का होगा। वहाँ देख कर आया है कैसा माहौल है, कैसे क्या है वहाँ पे, अगली बार 100 के 100 गोल्ड लेकर होगा जी। प्रैक्टिकल कर दिया उसने, वो प्रैक्टिकल है। है उससे भी इस गांव के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें एक भरोसा है, क्योंकि यहां पर जो अब तक देसी अखाड़े यहां पर जितने बने हुए थे, वहां पर बच्चे पहलवानी कर रहे थे। आगे इस गांव, क्योंकि गांव का नाम अपने आप अब वर्ल्ड फेमस हो गया है कि रवि दहिया इस गांव से आते हैं, नारी गांव सोनीपत का। और अब ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब सुविधाएं यहां पर आ जाएंगी तो और ज्यादा यहां के बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो ओलंपिक्स में भाग ले पाएंगे। सौरभ, वाकई 3 चीयर्स फॉर रवि दहिया, हिप हिप हुर्रे। मतलब जबरदस्त प्रदर्शन, सिल्वर मेडल आज रवि दहिया ने हमारे लिए जीता है। लाजवाब प्रदर्शन यहां पर, और पहले ही ओलंपिक्स में ऐसा कमाल करने वाला ये पहलवान आगे जाके क्या कमाल करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। साफ है, गांव वालों ने पहले ऐलान कर दिया कि 2024 का गोल्ड हमारा है। सीधे छत्रसाल स्टेडियम लेकर चलते हैं सौरभ, है ना, हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो छत्रसाल स्टेडियम वो जगह है जहां से अपनी कुश्ती को उन्होंने निखारा, वहां पर कोचिंग की और वहीं पर वो रहते थे। वो उनके लिए गुरुकुल है, और वहां पर जो कमरा था वो योगेश्वर दत्त का कमरा इनको दिया गया था। तो उनको मेडल लेने का सपना जो था तब से ही शुरू हो गया था, जब उनको एक कमरा मिला हॉस्टल में 12 साल की उम्र में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां से सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और अब एक और ओलंपिक का मेडलिस्ट इस छत्रसाल स्टेडियम के, इस छत्रसाल के गुरुकुल से निकला है। क्या माहौल है छत्रसाल में? सिल्वर मेडल का जश्न मनाया जा रहा है या नहीं मनाया जा रहा है? भास्कर, देखिए अब शुरुआत हो गई है उसकी खुशी मनाने की। यहाँ पे हमारे पास कोच भी है सर। कितनी बड़ी उम्मीद तो सबको गोल्ड की थी यहाँ। देखो जी, बहुत अच्छा खेल रहा। ये तो रस्सी वाला पहलवान है जो 2 बार टाइम आउट ले गया, ना तो रवि और भी स्कोर करता। और इस लेवल पे बहुत अच्छा दो प्लान है आगे जश्न की। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके लिए इंस्पिरेशन। मैं इनको बहुत ही अच्छा देखना, जैसे सुशील को देखा, योगेश्वर देखा, तो रवि को मैं उत्साह हुआ। ठीक है जी, इविन को देखेंगे, हमारे और नई पौध है, नए स्टूडेंट हैं, वो ऊपर जाएंगे। वो कहेंगे रवि का सिल्वर मेडल आ गया तो हमारा भी आएगा। अब हमारे बच्चे मेडल की सोच से जाते हैं बाहर। ये नहीं कोई पार्टिसिपेट कर लिया या देश घूमे, नहीं, अब वो मेडल की तरफ देख के जाते हैं। अब हमारा जूनियर में भी कैडेट में चैंपियनशिप आई है, वर्ल्ड कैडेट में। देखिए आगे जो जश्न की तैयारी है, कोशिश ये की गई थी कि जैसे ही गोल्ड मेडल आएगा जश्न और बड़ा होगा, लेकिन अभी भी खुशी है बाहर में। तमाम ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में, बेशक अभी भी मैच देख रहे हों, लेकिन बाहर में ढोल बजने लगे हैं। अभी भी जो तमाम ऐसे दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आज का मैच खासकर ये इस स्टेडियम के लिए बहुत बड़ा है। लगातार एक के बाद एक ओलंपियन इस स्टेडियम से आए हैं, और अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस उम्मीद से ये लोग यहाँ से निकल के जाते हैं कि वो मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, और जो बात कोच साहब ने यहाँ कही कि अब केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है यहाँ आने वाले लड़के और बच्चे कि हम बस पार्टिसिपेट कर लें या किसी बड़ी चैंपियनशिप में चले जाए या क्वालिफाई कर ले ओलंपिक के लिए। अब सोच सीधे मेडल पर होती है। क्वालिफाई तो करेंगे ही करेंगे, मेडल भी लेकर के आएंगे। बिल्कुल, वक्त जो है बिल्कुल बदल चुका है। यहां पर एक जमाना था जब ओलंपियन कहलाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, लेकिन अब
ये हिंदुस्तान वाकई में बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अब आप ओलंपिक में जाते हैं तो आप मेडल लेने के लिए जाते हैं, वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं जाते। तो ये जो बदलाव है, ये देखिए कैसे मेडल जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी 2 दिन बाकी हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के, और 4 से 5 मेडल आने की अभी भी उम्मीद है। और हम आपको सीधे छत्रसाल स्टेडियम में लेकर चलेंगे, जहां पर उनके साथी पहलवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं छत्रसाल स्टेडियम में, किस तरीके का जश्न मना रहा है, सारे नजारे हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।